वेलकम आई पियंस एंड आज हम करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैथमेटिकल फिजिक्स का। ये है दूसरा लेक्चर। और जैसे ही कि आपको पता है, आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप पहला लेक्चर देख ले, बाद में ही दूसरा लेक्चर शुरू करें। इसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स है जो मैंने CSIR नेट वाला जो हमारा वेकेशन का जो एक कोर्स था 1 मंथ का, उसमें नहीं करवाए हैं। ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे भी टॉपिक्स इन्वॉल्व होंगे, ऐसी ट्रिक्स भी इन्वॉल्व होंगी। तो यहाँ पे आप ऐसा ना सोचे कि हमने ये कर लिया है ऑलरेडी सर के पास से और हम नहीं करने वाले हैं ये। तो कुछ भी इग्नोर नहीं करना है, आपका फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन हो जाएगा। और आपको क्या करना है, अभी जो पहला लेक्चर है वो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लो, देख लो एक बार। उसके बाद दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं। और जैसे कि लास्ट में हमने कहाँ पे छोड़ा था लेक्चर, कि आयोटा का जो हमने रिलेशन निकाला था, उसके बाद वेक्टर्स वाला जो रिलेशन निकाला था कि कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन है, उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे दिखा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसको कैसे दिखा सकते हैं। सो हमें पता चल गया है, जहाँ हमने यहाँ पे आर्गन प्लेन ड्रॉ करके रखा था। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पे मैंने पहले ही आपके लिए सब कुछ लिख के रखा है, तो आप पहले एक बार अपना बुक निकालो और ये सारे रिलेशन है वो एक बार नोट कर लो। मैं बाद में ये सभी रिलेशन अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या क्या ये रिलेशन बोल रहे हैं या क्या शो कर रहे हैं। ओके, और आपको जब भी ऐसा कुछ दिया जाएगा तो आपको क्या समझना है। ओके, तो देखो आप पहले वो रिलेशन से वो लिख लो। देखो हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसको दिखाते हैं x प्लस आयोटा y। x है यहाँ पे रियल पार्ट है और y है वो इमेजिनरी पार्ट है। क्यों? क्योंकि आयोटा के साथ है। उसके बाद देखो z स्टार यहाँ पे लिखा है मैंने। z स्टार मतलब कि मैंने बताया था कि वो क्या है, कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। और किसका है? ये z का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम z स्टार लिखेंगे। तो अगर कहीं पे भी फंक्शन लिखा है f ऑफ z और फंक्शन लिखा है f ऑफ z, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब कि f ऑफ z का स्टार। ओके, मतलब कि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आप कैसे लिख सकते हैं वो मैं बताऊंगा। ओके, इसके अगले वाले लेक्चर में हमने बता दिया था कि अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसी का भी लिखना है, किसी का कॉम्प्लेक्स फंक्शन है आपको दिया गया है, उसका कॉन्जुगेट लिखना है, तो आप क्या करेंगे, रियल पार्ट है उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। अगर आपको x माइनस आयोटा y दिया गया है तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा x प्लस आयोटा y। देखो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रिलेशन पे। ये सारे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको ये याद रखने ही है, ऐसा नहीं है इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। देखो रियल पार्ट ऑफ z कई बार आपको क्वेश्चंस में दिए गए। देखो मैं हर बार कोई क्वेश्चन का ही रेफरेंस लूंगा। ओके, सो ये लाइन है वो आप दिमाग में बिठा लो मेरी, कि कई बार क्वेश्चन में दिया गया होता है। ये लाइन में हर बार बोलूंगा, सो आपको इरिटेट भी नहीं होना है। ओके, यहाँ पे देख लो कि हम थोड़ा हंसी मजाक के साथ भी चलेंगे कि आपको मजा आए। देखो रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z अगर आपको बोला है तो वो क्या होगा, 1/2 z प्लस z स्टार। देखो यहाँ से ये रिलेशन कैसे सही है वो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। देखो रिलेशन देख लो, रियल पार्ट ऑफ z, RE ऑफ z, ये रियल पार्ट ऑफ z का रिप्रेजेंटेशन है। सो वो क्या होता है, 1/2 z प्लस z स्टार। तो देखो यहाँ पे ये रिलेशन है वो मैं डिराइव करवाऊंगा कि 1/2, यहाँ पे z है, z मतलब कि x प्लस आयोटा y, और यहाँ पे क्या है, प्लस। ओके, यहाँ पे है प्लस और z स्टार। सो z स्टार है x माइनस आयोटा y। देखो ये आयोटा y अपने आप सब्सट्रैक्ट होके 0 हो जाएंगे। सो ये x प्लस x 2x हो गया, 2x अपॉन 2 मतलब कि x, जो कि है रियल पार्ट ऑफ z। ये क्या था भैया, रियल पार्ट था ना, रियल पार्ट ऑफ x।
सॉरी रियल पार्ट ऑफ z है वो हमें मिल रहा है x। देखो आपको पता चल गया है कि ये रियल पार्ट है जिसमें आयोटा नहीं है, लेकिन हर बार आपको ऐसे नहीं दिखाएंगे कि भैया ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कई बार ऐसा भी बोल देंगे कि सिर्फ रियल पार्ट ऑफ z दिखाया गया है आपको और दिया गया है। तो आप पहले ही क्वेश्चन में देख के थोड़ा घबरा जाएंगे कि ये REZ क्या है। ओके, तो आपको कुछ फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको शांति से अपना आंसर निकालना है कि रियल पार्ट दिया गया है, उसमें से आपको जो भी पूछा जा रहा है वो सिर्फ आपको दिखाना है। ओके, और ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। हर बार आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे रिप्रेजेंट करके नहीं दिया गया होगा। ओके, तो चलो अब दूसरा रिलेशन देखते हैं कि ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो देखो सेम रिलेशन ही है, सेम टेक्निक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो कैसे, 1/2 आयोटा z मतलब कि x प्लस आयोटा y माइनस ये z स्टार है सो वो x। ओके, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे सो प्लस आयोटा y। सो 2 आयोटा y डिवाइडेड बाई 2 आयोटा विच इज इक्वल टू y। सो आपको यहाँ पे भी डिराइव हो गया कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो क्या होगा, y। ओके, समझ गए। देखो अब आता है मोड z स्क्वायर। मैंने कल आपको मॉड्यूलस निकालना बताया था कि मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने बोला था कि मोड z स्क्वायर होगा तो आपको z है उसके साथ उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने ये कर दिया तो वो मोड z स्क्वायर हो गया। और अगर आपको मोड z निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड है वो क्या कर लेंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो ये हो गया हमारा मोड z इक्वल टू अंडर रूट z स्टार। ओके, सो विच इज इक्वल टू क्या होगा, देखो z हो गया हमारा x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y हो गया z स्टार। उसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, सो ये a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, सो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। वाई, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड माइनस माइनस हो गया यहाँ पे प्लस। सो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इमेजिनरी पार्ट का, रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मोड z इक्वल टू। समझ गए आप। देखो अब यहाँ पे ये आते हैं ये दो रिलेशंस कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए गए हैं z1 एंड z2, उसके सम का मोड निकालना है। ओके, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देन मॉड्यूलस ऑफ दिस एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, और यहाँ पे क्या दिया गया है, मॉड्यूलस z1 प्लस मॉड्यूलस z2। यहाँ पे क्या करना है, पहले ऐड करना है, उसका मोड निकालना है। यहाँ पे मोड निकाल के ऐड कर रहे हैं। ओके, देखो अब इसको आपको समझने के लिए पहले एक कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन है वो अज्यूम करना है। देखो कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन मैंने बता दिया था कि कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन है वो कैसे आपको अज्यूम करना है। देखो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन। अब यहाँ पे मैं दो वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो एक हो गया ये हमारा वेक्टर, ओके, और एक हो गया ये वेक्टर। क्लियर। देखो इस वेक्टर ये O है, ये P है, ये Q है, या इसको Z1 ले लेते हैं, इसको Z2 ले लेते हैं। देखो अगर OP वेक्टर है, देखो ये OP वेक्टर है, ये OQ वेक्टर है, लेकिन हमें फाइंड करना है ये डिस्टेंस। ओके, तो अब इसको रिमूव कर देते हैं। हमें
अब पी क्यू वेक्टर है वो फाइंड करना है, सिर्फ क्या करना है, पी क्यू वेक्टर है वो फाइंड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वेक्टर है वो हमें फाइंड करना है। मतलब कि पी क्यू है ये फाइंड करना है। तो इसको हम Z1 एज्यूम कर लेते हैं, इसको Z2 एज्यूम कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि कुछ x1 y1 होगा और यहाँ पे कुछ x2 y2 होगा। क्लियर, समझ गए आप कि x1 y1 और x2 y2 है वो क्या है, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। मतलब कि यहाँ से x पे हम, ये x है ये y है, x पे हम चलेंगे तो x2 मिलेगा और y पे चलेंगे तो y2 मिलेगा। यहाँ पे x1 मिलेगा हमें नीचे और प्रोजेक्शन कितना y पे मिलेगा, y1 मिलेगा। देखो अब यहाँ पे, यहाँ से ये जो ओरिजिन है उससे P तक का एक एंगल बनेगा, ये एंगल इसको θ1 कहते हैं। और देखो ये है, इसको θ2 कहते हैं। ओके, ये सब आपको बुक में ड्रॉ करना है। ओके, ये सब आपके लिए ही है, आपको बुक में ड्रॉ करना है। देखो θ1 है वो, ये हो गया θ2। तो आपको दिख रहा है कि θ1 है, उसमें से आप θ2 है वो माइनस कर दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो हमें ये थीटा मिल जाएगा। कौन सा, ओके, इसको अलग कलर से हम दिखा देते हैं। कौन सा, ये थीटा मिल जाएगा। देखा, अब देखो ये हमने डिस्टेंस हमें निकालना था d। ओके, ये डिस्टेंस हमें d निकालना था। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस है वो कितना होगा, यहाँ पे आपको करना है ये मॉड्यूलस, उसमें जो रियल कोऑर्डिनेट है उसका सब्सट्रैक्शन करके स्क्वायर करना है और जो y1 माइनस y2 करके इसका स्क्वायर करना है। ओके, देखो ये डिस्टेंस हमें निकालना है। अब हमें ये तो आसान हो गया x1 और y1 में। देखो अब हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है Z1 एंड Z2। ओके, ये Z1 एंड Z2 जब भी आपको दिया जा रहा है तो उसमें से आपको निकालना है Z1 प्लस Z2। ओके, मॉड। तो क्या करेंगे, देखो सिंपल है, Z1 इक्वल टू क्या होगा, R1 e रेस टू आयोटा θ1। Z2 है वो क्या होगा, R2 e रेस टू आयोटा θ2। ओके, ये किस में है, पोलर कोऑर्डिनेट में है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लेक्चर आपको पहले से देखना है, पूरा देखना है, उसके बाद ही आपको सेकंड लेक्चर है वो समझ में आएगा, वरना ये आपको पता नहीं चलेगा ये रिलेशन कहाँ से आया। तो Z1 एंड Z2 आपको दे दिया। अगर आपको निकालना है मोड Z1 प्लस Z2, ओके, तो कैसे निकालेंगे, देखो ये R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, और 2R1 R2 कोस θ1 माइनस θ2। देखो आपको ऐसे Z1 प्लस Z2 का मोड है वो पूछा जाएगा तो ऐसे निकालना है, या कई बार क्वेश्चन में ये आपको कोई एक स्टेप के लिए वो निकालना पड़ेगा। वैसे क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम इसके बेस पे ही देखने वाले हैं। ओके, अगर यहाँ पे Z1 माइनस Z2 का मोड पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपल R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कोस θ1 माइनस θ2। आपको यहाँ पे प्लस लिखना है, अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस है वो माइनस। देखो ये सब मैं आपको याद रखवाने के लिए ही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस है तो यहाँ पे कोस थीटा वाला जो टर्म है वही लिखना है। ओके, समझ गए आप। ओके,
सो ये आपको Z1 एंड Z2 का मोड अगर फाइंड करना है तो Z1 एंड Z2 को मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद ये दोनों सेम ही मिलेगा। देखो ये सेम मिलने वाला है। अब यहाँ पे ये रिलेशन कैसे आया वो देख लेते हैं। Z1 Z2 को ऐड करके बाद में उसका मोड लेते हैं तो ये टर्म आ रहा है। अगर Z1 का मोड लेते हैं और Z2 का मोड लेते हैं तो क्या करना होगा, तो चलो यहाँ पे देखो Z1 का मोड ले लो। Z1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे तो मैंने लिखा ही है, इसका मोड लेना है तो इसका मोड कैसे ले, सो अंडर रूट R1 है और ये e⁻θ1 है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, -iθ1 होगा। सो इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई विथ, देखो आप ये क्रॉस है वो मत लिखना, ये डॉट प्रोडक्ट ही लिख दो। ये डॉट है वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए है, डॉट प्रोडक्ट नहीं है। ओके, डाइवर्जेंस वाला डॉट नहीं है। ओके, सो यहाँ पे R1 और e⁻θ1 हो गया। ओके, सो अगर यहाँ से आप देखो तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो एडिशन हो जाएगा। देखो ये बहुत ही सिंपल मैथ्स है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि हमें बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको ये प्लस माइनस वाला बेसिक भी मैं बता रहा हूँ कि आप कहीं पे भी मिस्टेक ना करें। तो यहाँ पे R1 का स्क्वायर हो गया और इसका रूट निकल गया। क्यों ये आंसर हमारा क्यों आया, क्योंकि e⁻θ1 है, उसमें से e⁻θ1 है वो हम मल्टीप्लिकेशन में है, सो पावर है उसका सब्सट्रैक्शन होगा। सो iθ1 में से iθ1 निकालेंगे तो हो गया ना 0। सो e⁻0 मतलब कि 1 और 1 है वो मल्टीप्लिकेशन में, कुछ किसी के भी साथ है वो मल्टीप्लाई कर लो, वो रिजल्ट तो क्या ही देगा। देखो सो यहाँ पे मोड Z1 है वो आ गया हमारा R1। ओके, सो यहाँ पे मोड Z1 है वो हमारा R1 आ रहा है और सेम प्रोसीजर आप यहाँ पे Z2 के लिए करेंगे तो यहाँ से R1 निकल गया, यहाँ से R2 निकल गया। देखो ये R1 प्लस R2 आप करो। ओके, ये Z1 ओके प्लस Z2 करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ R1 प्लस R2 ही होगा। और यहाँ पे R1 प्लस R2 तो है ही, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा टर्म है जो कि उसमें कुछ ऐड करेगा। सो ये ऑलवेज, ये देखो Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड है वो ऑलवेज Z1 प्लस Z2 के मोड से ज़्यादा हो सकता है और इक्वल हो सकता है। इक्वल कब होगा, ये cos θ1 माइनस θ2 है वो 0 होगा। देखो 90 होगा, θ1 माइनस θ2 है वो आर्ग्यूमेंट डिफरेंस है वो, जब 90 होगा तभी ही ये टर्म है वो निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि cos 90 हो जाएगा 0 और ये टर्म पूरा निकल जाएगा और आपको R1 स्क्वायर प्लस R2 का मोड स्क्वायर मिल सकता है। देखो अब यहाँ से सेम प्रोसीजर करेंगे Z1 माइनस Z2 के लिए। तो ये जो टर्म है, ये टर्म इसमें एक्स्ट्रा आने वाला है, वो सब्सट्रैक्ट हो रहा है यहाँ से। देखो ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो ऑब्वियस चीज़ है, ये Z1 माइनस Z2 है वो इससे ज़्यादा होने वाला है। ओके, Z1 माइनस Z2 है वो इससे ज़्यादा होने वाला है। देखो अब इसके बाद आ रहा है Z1 इंटू Z2। देखो ये सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको कुछ आपको एक्सप्लेनेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपके सिर्फ दिमाग में उतारने के लिए एक्सप्लेनेशन है, वरना ये आपको सिर्फ याद रखना है। ओके, ये डायरेक्टली ही आने वाला है कि आपको बीच में कोई स्टेप में ये प्रोसीड करना होगा, ऐसा नहीं है कि ये कहीं डायरेक्टली पूछा जाएगा। सो Z1 अपॉन Z2 है वो भी सेम ही होगा। ये मल्टीप्लिकेशन में भी मोड Z1 इंटू मोड Z2 करो या Z1 Z2 का मोड निकालो, वो भी सेम ही होगा। देखो अब आता है आर्ग्यूमेंट।
देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 कर दोगे, सो देखो पहले Z1 इंटू Z2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, R1 R2 ई रेस टू आयोटा थीटा 1 ई रेस टू आयोटा थीटा 2, और यहाँ से R1 R2 ई रेस टू आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। ओके, ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि पावर है उसका एडिशन हो गया। ओके, सो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं हम। ओके, आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, ई रेस टू आयोटा थीटा 1। ओके, यहाँ पे थीटा 1 है वो आर्ग्यूमेंट है। देखो सिर्फ आर्ग्यूमेंट की जब बात हो रही है तो आपको थीटा 1 एंड थीटा 2 ही कंसिडर करना है। ई रेस टू आयोटा थीटा 1 है उसको आर्ग्यूमेंट नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ थीटा 1 है जो कि एंगल है उसको ही आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं। सो देखो अब यहाँ पे देखते कि आर्ग्यूमेंट डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स, आर्ग्यूमेंट डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स जब भी लेते हैं वो क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट डिफरेंस between two complex number। ओके, और उसी को ही हम क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस। ये सब आपको याद रखना है। ओके, आपको बाद में पता चलेगा दूसरे जो सब्जेक्ट्स है उसमें भी ये फेज डिफरेंस है वो काम आ सकता है। ओके, सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और वही क्या होता है, फेज डिफरेंस। ओके, सो देखो अब यहाँ पे ये सब है वो रिमूव कर देते हैं। इसके बाद चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट रिलेशन है उस पे। ओके, सो आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला याद ही हो गया होगा। देखो एक बात बताना मैं यहाँ पे भूल गया हूँ कि आर्ग्यूमेंट है वो लॉग की तरह ही बिहेव करता है। आर्ग्यूमेंट Z1 Z2 अगर हो गया तो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ओके, और अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 हो गया तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2। ओके, सो ln2 इंटू 5 होगा तो इसको हम ln2 प्लस ln5 लिख सकते हैं। ये नेचुरल लॉग है। ओके, बेसिस ऑफ e, सो 2 इंटू 5 है, ln10 है उसको हम लिख सकते हैं ln2 प्लस ln5। ओके, सो सेम रिलेशन है। अगर यहाँ पे 2/5 लिख दिया, ओके, ln2/5 लिख दिया तो उसको हम लिख सकते हैं ln2 माइनस ln5। ओके, सो आर्ग्यूमेंट है वो लॉग की तरह ही बिहेव कर रहा है। देखो इसके बाद चलते हैं ऑयलर इक्वेशन पे। ओके, हेडिंग लगा दो, ऑयलर्स इक्वेशन। ये ऑयलर भाई साहब है, उसने कई सारे इक्वेशंस दिए हैं। इसका थोड़ा नोटिसेबल कंट्रीब्यूशन था मैथमेटिकल फिजिक्स में, और उसके बाद इसने यहाँ से ही लाग्रांजियन है वो, देखो जहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लाग्रांजियन पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कि ये लाग्रांजियन है। उसने भी, लाग्रांज ने ऑयलर से ही ऑयलर लाग्रांज इक्वेशन है वो निकाला था जो कि हम पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ऑयलर्स इक्वेशन क्या होता है, ऑयलर्स रिलेशन है बेसिकली। देखो e रेस टू आयोटा थीटा है, उसको हम
कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई रेस टू आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको बोलते हैं ऑयलर्स इक्वेशन। ओके, देखो अब यहाँ पे थोड़े बहुत रिलेशन आ जाएंगे फिर से। देखो इनिशियल स्टेजेस में आपको बहुत सारे रिलेशंस है वो याद रखने होंगे। ओके, बाद में ये आप यूज टू हो जाओगे कि यही रिलेशन यहाँ पे आता है। देखो यहाँ पे पहला रिलेशन देखो, अगर e रेस टू आयोटा 2n पाई है, ओके, e रेस टू आयोटा 2n पाई है। देखो यहाँ से यहाँ पे पहले एक बात देखो कि अगर e रेस टू आयोटा n थीटा है तो मतलब कि यहाँ पे कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा लिख सकते हैं। ये रिलेशन भी इम्पोर्टेंट रिलेशन है। ओके, मतलब कि e रेस टू आयोटा 2 थीटा है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा में। ओके, समझ गए। देखो अब आपको यहाँ पे देखना है। ओके, साइन कोस के अगर आपको रिलेशन याद नहीं है तो वो यहाँ पे लिख लो कि साइन कोस के रिलेशन क्या होते हैं। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2i इंटू ई रेस टू आयोटा थीटा माइनस ई रेस टू आयोटा थीटा, लेकिन ये माइनस। ओके, उसके बाद कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे ई रेस टू प्लस आयोटा थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा। ओके, और इसके बाद आ रहा है साइन हाइपरबोलिक थीटा, सो 1/2 और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है वो निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ओके सिर्फ थीटा। और उसके बाद आ रहा है कोस हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड ई रेस टू थीटा प्लस ई रेस टू माइनस थीटा। ओके, इसके बाद अगर आपको दिया गया है कोस आयोटा थीटा तो इसके बराबर क्या होगा, इसको आपको अगर इसको कन्वर्ट करना है सिर्फ कोस थीटा में तो आप इसको कोस थीटा लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको साइन दिया गया है, ओके, साइन दिया गया है। ओके, देखो अगर आपको साइन दिया गया है तो क्या हो सकता है, सी यहाँ पे हाइपरबोलिक होगा। ओके, तो ये करेक्ट कर लेना, साइन हाइपरबोलिक आयोटा थीटा है तो आयोटा सी हाइपरबोला को ये कन्वर्ट करेंगे हम, सो आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। ओके, क्लियर। देखो ये रिलेशन हो गए हमारे। अब यहाँ पे e रेस टू आयोटा 2n पाई है। देखो यहाँ पे आपको डिफरेंट रिलेशन है वो आयोटा 2n प्लस 1 पाई। ओके, ये कुछ डिफरेंट रिलेशन है वो देख लेते हैं। चलो, आयोटा 4n प्लस 1 π/2 और ई रेस टू आयोटा 4n प्लस 3 π/2। ओके, ये सब भी आपको याद रखने हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार हम डिराइव करके देख लेते हैं।
देखो ई रेस टू आयोटा 2n पाई है। देखो अगर यहाँ पे n है वो हम 0 पुट करते हैं तो ई रेस टू हो जाएगा 0, मतलब कि 1 आ जाएगा। देखो यहाँ पे पहले 1 लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे n की वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। ओके, सो अगर यहाँ पे 0 पुट किया तो ई रेस टू 0 हो गया, सो यहाँ पे 1 आ गया। अगर 1 पुट करते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे 1 पुट करते हैं सो ई रेस टू आयोटा 2 पाई। देखो आयोटा 2 पाई है, यहाँ पे आयोटा 2 पाई को हम क्या लिख, देखो यहाँ पे ई रेस टू आयोटा एन थीटा है। देखो ई रेस टू आयोटा 2 पाई को हम लिख सकते हैं कोस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। देखो हमें पता है कि साइन है, ओके, यहाँ पे साइन फंक्शन अगर हम ड्रॉ करें, ओके, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 2 पाई है। वैसे ही वो हर बार जब भी पाई के मल्टीप्लिकेशन में कुछ आएगा सो वो 0 वैल्यू दे रहा है। साइन n पाई जो है, ओके, उसकी वैल्यू हो रही है 0। साइन n पाई है वो होगा 0 हर बार। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस 2 पाई की वैल्यू क्या है, कोस 2 पाई की वैल्यू क्या होती, देखो कोस 2 पाई मतलब कि 0। ओके, देखो कोस 0 यहाँ पे आपको, देखो यहाँ पे 0 और 2 पाई है, उस पर ही सेम वैल्यू मिल सकती है। देखो यहाँ पे कोस फंक्शन भी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे 0 ले लो या 2 पाई ले लो, वो सेम ही वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो कोस 2 पाई है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, कोस 2 पाई की वैल्यू हो जा रही है यहाँ पे 1। ओके, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के ही लिए है। कोस और साइन जो मैंने बताया है वो आपको, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं बुक में आपके रेफरेंस के लिए। सो यहाँ पे 1 वैल्यू आ गई, तो मतलब कि ये रिलेशन हमने जो बताया वो है सही। इसके बाद देखो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं 0। यहाँ पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये 2 इंटू 0 हो गया 0, और देखो यहाँ पे ई रेस टू, यहाँ पे 0 पुट कर दिया सो आयोटा पाई आ गया, आयोटा पाई। सो आयोटा पाई मतलब कि सेम प्रोसीजर आपको करना है, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। तो साइन पाई तो मैंने बोला ना कि n की कुछ भी n पाई साइन n पाई है वही 0 होता है, तो पाई आ गया मतलब कि 0 हो गया। सो कोस पाई का वैल्यू हो जा रहा है -1। ओके, यहाँ पे देख लो कोस पाई की वैल्यू होती है -1, और यहाँ पे ये वैल्यू आपको -1 प्रोवाइड करेगा, कोस फंक्शन है वो। ओके, सो ये रिलेशन है सही। ओके, आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, सभी में वही सेम वैल्यू ही आपको मिलेगी -1। ओके, अब ई रेस टू आयोटा 4n + 1 π/2। देखो ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि देखो ई रेस टू 4n है, उसकी जगह पे हम n की जगह पे 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी पुट कर सकते हैं। सो चलो यहाँ पे 0 पुट कर दो पहले आपकी इजीनेस के लिए। ये 0 हो गया मतलब कि ये 1 इंटू π/2। सो ई रेस टू आयोटा π/2 ये हमें मिल गया। तो इसके बराबर क्या होगा, सो कोस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। तो देखो कोस π/2 होता है 0 प्लस साइन π/2 होता है 1। सो यहाँ पे आयोटा बचेगा। ओके, सो यहाँ पे हमें मिल गया आयोटा। ओके, सो ई रेस टू आयोटा π/2 का वैल्यू होता है आयोटा सिर्फ। ओके, सो वैसे ही अगर यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो 1 इंटू 4 हो गया 4, 4 प्लस 1 हो गया 5, 5 π/2 का अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो वो भी आपको आयोटा ही मिलेगा। ओके,
अब यहाँ पे यह हो गया आयोटा, और 4n+3 लेते हैं। चलो यहाँ पे n की जगह पे पुट करते हैं अगेन 0, आपकी इजीनेस के लिए ये 0 पुट कर दिया, मतलब कि 3π/2 हो गया। सो e⁻iota 3π/2 विच इज इक्वल टू cos 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2। देखो ये 3π/2 है, cos π/2 की कुछ भी वैल्यू ले लो, cos nπ/2 है, और यहाँ पे अगर n है वो आपको ओड इंटीजर है, ओके 1 3 5 ऐसे, तो वो 0 ही होगा। ओके सो यहाँ पे cos हो गया 0, एंड यहाँ पे साइन 3π/2 अगर आप देखेंगे तो चलो एक बार सी, आपको वैल्यू पता ही है, मुझे पता है कि आप एमएससी कंप्लीट करके आए हैं या एमएससी कर रहे हैं, बीएससी कंप्लीट करके आए हैं, तो आपको वैल्यू पता ही होगी, लेकिन फिर से यहाँ पे दिखा देते। सी ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये पाई हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 3π/2, 3π/2। ओके ये π/2, ये भी π/2, और अगेन एक π/2, सो 3π/2 हो गया, मतलब कि यहाँ पे साइन का वैल्यू मिल रहा है -1। ओके और साइन एंड कोसाइन है वो कैसे फंक्शन है, साइन एंड कोसाइन फंक्शन है वो ओसिलेटरी फंक्शन है, जिसका वैल्यू -1 एंड 1 के बीच में ओसिलेट होता है। ओके उससे उसके वैल्यू ज़्यादा नहीं होते। और दूसरी बात आप दिमाग में ठान लो कि कोस हाइपरबोला एंड साइन हाइपरबोला जो है वो ओसिलेटरी फंक्शन नहीं है। तो अगर कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओसिलेटरी और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ओसिलेटरी फंक्शन, सो कहीं पे भी हाइपरबोला दिया गया है तो आपको याद रखना है कि वो नॉन ओसिलेटरी फंक्शन है, उसका वैल्यू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी होता है। देखो यहाँ पे अगेन यहाँ पे आ जाते हैं आयोटा साइन 3π/2, सो ये साइन 3π/2 का वैल्यू होता है -1, सो माइनस आयोटा आ गया यहाँ से। ओके तो यहाँ से हम लिख देते हैं माइनस आयोटा, तो यहाँ पे आ गया माइनस आयोटा। इसका यूज होने वाला है ओके सभी जगह, ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम ये यूज़ करेंगे, और तभी मैं आपको बताऊंगा कि देखो हमने मैथमेटिकल फिजिक्स में ऐसा रिलेशन पढ़ा था, इसीलिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देने वाला हूँ। सो क्वांटम मैकेनिक्स के ऑपरेटर में भी हम ये रिलेशन है वो यूज़ करेंगे, और बहुत टाइम ये रिलेशन है वो उसको यूज़ करके क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब आपको डायरेक्टली ये रिलेशन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये रिलेशन के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके सो चलो देखो अब यहाँ पे हमारा ऑयलर इक्वेशन है वो हो गया ख़त्म। इसके बाद चलते हैं आगे। देखो अब हमें नेक्स्ट टॉपिक करना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देखो ये ऑयलर इक्वेशन है वो आप एक बार देख लो और वीडियो रिवाइंड करके देख लेना अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो। ओके अब नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं ऑयलर्स इक्वेशन। ओके सॉरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ऑयलर इक्वेशन तो हमने कर लिया। देखो हमें पता है कि क्यूब रूट निकालना मतलब कि देखो किसी का भी अगर क्यूब करना है हमें, ओके 2 का क्यूब करना है मतलब कि 2⁻³ मतलब कि 8 होता है। मतलब यहाँ पे क्या हम प्रोसीड कर सकते हैं 2 × 2 × 2। ओके हो गया, ये प्रोसीजर हम करते हैं। अब हमें निकालना है क्यूब रूट। सो 8 है उसका अगर हम क्यूब रूट निकालने वाले हैं तो 2⁻³ होगा, और उसका भी हम उसका क्या करेंगे क्यूब रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये क्यूब रूट का साइन है, इसका क्यूब रूट होगा सिर्फ 2। ओके सो क्यूब रूट निकालने के लिए क्या होगा, दोनों साइड हमें
1/3 से डिवाइड, 1/3 का पावर है उससे डिवाइड करना होगा, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि 2/3 है, उसमें हमें 1/3 का पावर है उसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ओके, सो ये हो जाएगा 2। क्लियर। अब यहाँ पे यूनिटी माने कि 1। ओके, 1 का क्यूब रूट निकालना है। देखो तो कितने क्यूब रूट आएंगे, चलो देखते हैं कितने आएंगे। सो 1 है, उसको मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे 1 का हमें निकालना है क्यूब रूट। ओके, तो यहाँ पे क्यूब रूट निकालेंगे। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमने बताया था कि e⁻²n पाई है, उसको हम लिख सकते हैं 1। ओके, e⁻²n पाई है, उसको हम 1 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें इसकी जगह 1 की जगह e⁻²n पाई लिखना है। ओके, सो इसका बेसिक रिप्रेजेंटेशन यही है, e⁻²n पाई और 1/3 पावर। ओके, इसका 1/3 पावर। ओके, तो चलो ये पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो e⁻²n पाई और यहाँ पे /3। क्लियर, इतना हो गया हमारा। देखो अभी प्रोसीड करना है क्या, अगर इफ n = 0, n अगर यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, देन e⁻0 मतलब कि मिलेगा 1। 1 का एक क्यूब रूट आता है 1। ओके, यहाँ पे जो सेकंड क्यूब रूट है, इफ n = 1 देन क्या होगा, e⁻²n π/3 में 1 पुट करेंगे तो 2π/3। इसकी जो प्रोसीजर है वो सेम ही करनी है, cos 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3। ओके, देखो अभी इसकी अगर आप वैल्यू है वो निकालेंगे तो cos 2π/3 है वो आपको मिलेगा -1/2। ओके, 2π/3 मतलब कि क्या, 2π मतलब कि 360 डिवाइडेड बाई 3 मतलब कि 120। 120 है वो, अगर आप cos 120 निकालेंगे तो आपको -1/2 है वही आंसर आपको मिलेगा। ओके, अगर कोस की और साइन की वैल्यू आपको याद नहीं, कोसाइन और साइन फंक्शन की वैल्यू याद नहीं है वो, तो आप एक बार वो अपनी बुक में से देख के याद कर सकते हैं। और यहाँ पे आयोटा और साइन की वैल्यू, साइन 2π/3 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। ओके, साइन की वैल्यू आपको मिल गई, कोस की वैल्यू मिल गई, मतलब कि एक रूट है, इफ n = 1 पुट करते हैं तो यूनिटी मतलब कि 1 का एक रूट ये भी आएगा, 1 का एक क्यूब रूट है वो ये भी आएगा, एक 1 भी आ गया, ये एक आ गया। देखो अभी फर्दर प्रोसीड करते हैं, इफ n = 2 देन e⁻4π/3 n की जगह पे 2 पुट कर दो। सो यहाँ पे आ गया आपका cos 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3। अगर यहाँ पे आप cos 4π/3 और sin 4π/3 का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा -1/2 और यहाँ पे भी आ जाएगा -iota/√3/2। ओके, आयोटा इंटू √3/2। ओके, ये आ गया n = 2 पे। ओके, सो ये 3 है वो क्यूब रूट मिलेंगे।
देखा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि 3 ही क्यों? अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू मैं 3 पुट कर दूँ, 4 पुट कर दूँ, 5 पुट कर दूँ, 6 पुट कर दूँ और ऐसे ही इनफाइनाइट तक पुट करूँ तो हमें अलग अलग रूट नहीं मिलेंगे? नहीं, आपको ये डिफरेंट रूट्स नहीं मिलेंगे, यहाँ से साइकिल रिपीट होता चला जाएगा। इफ यू पुट n इज इक्वल टू 3 देन ई रेस टू, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, देखो यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 पाई, मतलब कि 6 पाई बाई 3 आयोटा 6 पाई बाई 3 विच इज इक्वल टू ई रेस टू आयोटा 2 पाई। ओके, विच इज इक्वल टू आयोटा 2 पाई। देखो आयोटा 2 पाई है, ई रेस टू आयोटा 2 पाई, उसको हमने क्या बोला था? 1। ओके, यहाँ पे देखो 2n पाई है, उसमें हमने यहाँ पे अगर 1 पुट किया तो भी क्या मिलेगा? ई रेस टू आयोटा 2 पाई इज इक्वल टू 1। अगर आपको चेक करना है तो ये कोस 2 पाई और साइन 2 पाई में अगर आप पुट करेंगे तो कोस 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा 0, सॉरी कोस 2 पाई का वैल्यू आपको मिलेगा 1 एंड आयोटा साइन 2 पाई है, साइन 2 पाई हो जाएगा 0, यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा 0, जो कि हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ से साइकिल है वो रिपीट होता चला जाएगा। अगर आप यहाँ से n की जगह पे, यहाँ पे n की जगह 4 पुट करेंगे, सो यहाँ पे 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3। सो अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे 4 इंटू 2 मतलब कि 8 पाई बाई 3, 8 पाई बाई 3 अगर आप पुट करेंगे, ओके, सो 8 पाई बाई 3। यहाँ पे मैं इरेज करके ही लिख रहा हूँ कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। सो आपको स्पीड में वर्क करना है। सो यहाँ पे आपको अलग से ही लिखना है कि अगर आपने पुट कर दिया ई रेस टू आयोटा 8 पाई बाई 3 तो आपका वैल्यू क्या मिलेगा? आपको यही सेम वैल्यू आपको मिलेगा। अगर आपको चेक करना है तो ये चेक कर सकते हैं। ओके, हर बार आपको अगर आप 0 1 2 पुट करेंगे, उसके बाद 3 4 एंड 5 पुट करेंगे, उसके बाद 6 7 8 पुट करेंगे तो आपको सेम वैल्यू ही रिपीट होगा। ओके, अब देखो मतलब कि हमें फाइनल कर लिया कि 1 के 3 क्यूब रूट है। ओके, 3 क्यूब रूट है। 0 1 2 अगर आप पुट करेंगे तो आपको ये 3 डिफरेंट वैल्यूज़ है वो मिलेगी। सो 1 का पहला क्यूब रूट है ये, उसका दूसरा क्यूब रूट है ये, उसका तीसरा क्यूब रूट है ये। ओके, इसमें सिर्फ यहाँ पे तो माइनस है ही, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है। ओके, ये आप सिर्फ याद रखने के लिए ऐसी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं है। देखो इसको तो 1 ही बोलेंगे, इसको बोला जाएगा ओमेगा और इसको बोला जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो कभी भी ऐसे नोटेशंस हो और ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में कुछ दिया गया है, आपको मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है और आपको कुछ भी निकालना है तो आप इसकी ये वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, इसका रिलेशन है वो यूज़ कर सकते हैं। देखो अभी मैं रिलेशन बताने वाला हूँ कि ये रिलेशन है वो आपको जी सेट में डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है, लेकिन ये रिलेशन के बेस पे नेट में भी आपको हेल्प मिल सकती है। CSIR नेट का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें भी आपको ऐसे रिलेशन पे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट रिलेशन है, एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 0। देखो ये 1 ये प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर आप करेंगे तो हो जाएगा 0। ये टास्क मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आपको तीनों को सम करना है, क्या 0 हो रहा है
कि नहीं? देखो ये है वो निकल जाएंगे और -1/2 हो जाएगा 1, सो -1 एंड +1 हो जाएगा 0। सो एक रिलेशन ये है और वहीं पे ही दूसरा रिलेशन आपका है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 1। ओके, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 1। देखो ये तो वही बात हो गई कि 8 है उसका 8 का क्यूब रूट क्या है? 8 का क्यूब रूट है, देखो 8 का अगर आप क्यूब रूट निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2। ओके, और 2 का क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा 8। ओके, सेम ही चीज़ से एक 1 उसके मल्टीप्लाई में ओमेगा, उसके मल्टीप्लाई में ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1। देखो ओमेगा, ये इसको ओमेगा बोलते हैं और इसको ओमेगा स्क्वायर बोला जा रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये ओमेगा है उसका स्क्वायर कर दो आप। ओके, ये दो रिलेशन है, उसके बेसिस पे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो आप ये रिलेशन है वो दिमाग में रखना है आपको। ओके, सो यहाँ पे हम ये इरेज कर देते हैं। सो आप यहाँ पे आपने देखा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो कैसे हमें 3 क्यूब रूट मिलते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सो आपको ये सब अपनी बुक में लिखना है और यहाँ पे हम करने वाले हैं थोड़े प्रॉब्लम्स। ओके, 2 प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, इसके बाद आज का लेक्चर है वो यहाँ पे हम एंड कर देते हैं। ओके, इफ mod z1 plus z2 equal to mod z1 minus z2, then what is the angle between z1 and z2? ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है। ओके, अगर आपको सोल्व करना आता है तो आप हमारे इसी लेक्चर को रिवाइंड करके ये क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं। ओके, सो आप वीडियो पॉज कर दो और ये क्वेश्चन है वो सोल्व करने की एक बार ट्राई करो अपनी बुक में। ओके, देखो हर बार पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है, उसमें क्या दिया गया है वो देखना है, उसके हमें रिलेशन क्या पता है वो देखना है, उससे सभी क्वेश्चन से वो सोल्व हो जाते हैं। देखो z1 प्लस z2 इक्वल टू आपको दिया गया है z1 माइनस z2। ओके, अब यहाँ पे आपको पता है कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, इसकी वैल्यू क्या है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2 r1 r2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके, और यहाँ पे इसकी जो z1 माइनस z2 का मोड है उसकी वैल्यू होगी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। सिर्फ यहाँ पे ही माइनस का डिफरेंस है। देखो अब दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं। सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2 r1 r2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 विच इज़ इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। देखो यहाँ पे r1 r2 स्क्वायर है वो दोनों साइड सेम साइन के साथ है तो वो यहाँ पे निकल जाएंगे। ओके, और यहाँ पे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा
ये R1 R2 है और ये 2 है, वो भी यहाँ से ऐसे कैंसल आउट हो जाएंगे, दोनों साइड सेम ही है। सो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे सिर्फ मिलेगा कोस θ1 माइनस θ2। ओके, θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू माइनस कोस θ1 माइनस θ2। ओके, सो आपको मिल रहा है ये। तो इसको यहाँ पे प्लस साइड ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 2 कोस θ1 माइनस θ2, ओके, विच इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये 2 है, उसका कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं है। 2 सामने की साइड है, वो डिवाइड में चला जाएगा, सो 0 हो जाएगा, 0 से डिवाइड करेंगे तो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस θ1 माइनस θ2 कर लेते हैं तो हो जाएगा 0। देखो, कोस θ1 माइनस θ2 की वैल्यू 0 कब होगी, जब θ1 माइनस θ2 यहाँ पे कोस इनवर्स 0 निकालेंगे तो आपको मिलेगा कोस 0 कब होगा, कोस की वैल्यू है वो 0 कब होगी। देखो, आपको कोस और साइन है वो सब याद रखना है। कोस की वैल्यू है वो कब 0 होगी, π/2 पे। ओके, सो यहाँ पे θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू π/2। देखो, आप अभी एक बार क्वेश्चन पढ़ लो कि Z1 Z2 का ये जो मोड है उसके रिलेशन दिए गए थे, Z1 प्लस Z2 का मोड, Z1 माइनस Z2 का मोड, और एंगल बिटवीन Z1 एंड Z2 पूछा जा रहा था। तो ये हमने निकाल लिया, एक ये है Z1 का एंगल, ये Z2 का एंगल। और कहाँ से है, देखो, ये इसका अगर हम कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये है Z1, ये है Z2, ओके, ये θ1 है और ये है θ2। तो इसके बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, θ1 माइनस θ2। समझ गए आप। तो Z1 Z2 के बीच का जो एंगल है वो कितना है, π/2। मतलब कि यहाँ पे इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ पे Z1 है तो यहाँ पे Z2 है, यहाँ पे Z1, यहाँ पे Z2, और ये एंगल कितना है, π/2, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल है। समझ गए। θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू π/2। ओके, और आपको 90 डिग्री भी दिया जाता है। समझ गए आप। यहाँ पे आपको कैसे प्रोसीड करना है। तो ये आज का ये पहला प्रॉब्लम हमने कर लिया है, जो कि हमारा जो पहले रिलेशन, इस लेक्चर के स्टार्टिंग में जो रिलेशन हमने बताए थे वैसे ही रिलेशन के बेस एक प्रॉब्लम था। उसके बाद चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे। ओके, देखो, दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखो, प्रॉब्लम नंबर 2, यहाँ पे आप लिख दो कि सेकंड प्रॉब्लम, इफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू आयोटा √3 माइनस 1 रेज टू 100, ओके, then coordinates of point P of xy will be, ओके, आपको ये दिया गया है और आपको कोऑर्डिनेट्स है वो निकालने हैं। तो देखो, आपको अब क्या प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे
सॉल्यूशन देख लेते हैं कि आपको दिया गया है ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है। तो देखो यहाँ पे हम ये रियल पार्ट पहले लिख देते हैं, -1 प्लस आयोटा √3, इसका पावर कितना है 100, ओके। इसको आप कैसे सोल्व करेंगे कि 100 पावर आ गया मतलब कि अब तो ये बहुत हार्ड क्वेश्चन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत इजी वे में हम सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमने बताया था कि ओमेगा है उसका वैल्यू है 1/2 प्लस आयोटा √3/2। तो ये 2 है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा √3, ओके। सो यही आपको दिया गया है, मतलब कि यहाँ पे 2 ओमेगा है उसकी 100 पावर लिख सकते हैं हम, ओके। ये कहाँ से आया, इस रिलेशन से। तो आपको अगर यही रिलेशन नहीं पता है तो ये क्वेश्चन में आप फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते, ओके। देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2⁻100 एंड ω⁻100, उसके बाद 2⁻100 और ये ओमेगा है उसकी 100 पावर है, वो हम कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है, देखो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर आप करोगे तो 1 हो जाएगा, मतलब कि ओमेगा का क्यूब आप कर दोगे तो 1 हो जाएगा, ओके। ओमेगा क्यूब है वो हो जाएगा 1, ओके। तो मतलब कि अगर ω⁻6 है वो भी हो जाएगा 1, ω⁻9 है वो भी हो जाएगा 1, ओके। तो मतलब कि अगर हम 100 को डिवाइड कर दे 3 से, ओके, तो यहाँ पे ω⁻99 आ जाएगा और एक ओमेगा फिर भी बचेगा, ω⁻1 कर देते हैं आपकी समझ के लिए। तो 99 + 1 मतलब कि 100 को मैं 99 + 1 लिख ही सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2⁻100 और ये ω⁻99 है, मतलब कि ऐसा कुछ हो गया ω⁻3 और उसका भी 11th पावर, तो ω⁻2 है 3 हो जाएगा 1 की 11 पावर आप करोगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। देखो तो यहाँ पे आपको इससे मिल जाता है 1, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे लिख देते हैं ओमेगा। सो 2⁻100 मतलब कि 100 एंड ओमेगा है उसको कैसे लिखेंगे हम, ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने। सो -1/2 प्लस आयोटा √3/2। इनिशियल स्टेजेस में आपको ये रिलेशन याद रखने में थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, लेकिन बार बार आप देखेंगे तो वो हो जाएगा, ओके। पन्ने पलट के देख लेना है सिर्फ कि आपकी बुक में क्या लिखा है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 2⁻100 को। सो -2⁻100 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2⁻100, ओके। यहाँ पे आयोटा लिखना है इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2। देखो यहाँ से 2⁻100 है, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं तो 2 हो जाएगा 99 और यहाँ से आ जाएगा 2⁻99 √3। और हमें यहाँ पे क्या बोला है, देखो यहाँ पे हमारा आंसर आ तो गया है, लेकिन हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट लिखने हैं। देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है हमें, ओके। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स अगर लिखा है तो आपको इसको ऐसे दिखाना है कि यहाँ पे x ये है और y ये है। सो x है उसको 2⁻99 दिखाना है और यहाँ पे सेपरेटेड बाय कोमा एंड 2⁻99 √3, ओके। ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट और मतलब कि ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर, ओके। तो हम ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं कि ओमेगा है, देखो एक बार देख लो कि ओमेगा का वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पे 2 ओमेगा लिख सकते हैं,
तो 2 ओमेगा रेस टू 100 कर दिया, उसके बाद ओमेगा रेस टू 100 किया है तो उसको हम 99 और +1 में लिख सकते हैं। तो ओमेगा रेस टू 99 है वो क्या हो जाएगा 1, और ओमेगा 1 है वो सेपरेटली आपको मिलेगा मल्टीप्लिकेशन में। सो उसकी वैल्यू अगर आप पुट कर देते हैं और ये 2⁻100 मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस है। देखो इसमें आपको समझाने के लिए इतनी कैलकुलेशन की है, वरना आप 3 या 4 स्टेप्स में इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। 30 से 40 सेकंड्स आपको लगेंगे। क्लियर? सो जीसेट के एग्जामिनेशन के लिए ऐसे क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि लेंथी डेरिवेशन वाले क्वेश्चन। ओके, देखो ये 2 क्वेश्चन है वो हमने कर लिए। अभी भी आगे हमें प्रोसीड करना है कि ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने निकाला है उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसको डिफाइन कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो किसे कहते हैं। क्लियर? कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो किसे कहेंगे। और देखो अभी यहाँ पे देख लेते हैं, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसकी लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है और एग्जिस्ट नहीं करती है। उसके बाद कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी और एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं, ये पूरा का पूरा एक लेक्चर उस पे ही होगा। देखो अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिख देते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। सो कॉम्प्लेक्स फंक्शन मतलब कि f ऑफ z। ओके, f ऑफ z है उसको u ऑफ x y प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई ऐसे हम दिखा सकते हैं। और यहाँ पे जो ये u है वो है रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन। ये क्या है? रियल पार्ट ऑफ फंक्शन, रियल पार्ट ऑफ फंक्शन। और ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। ओके, ये रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन है, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन है। मतलब कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसको उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में दिखाया जाता है। जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ही इमेजिनरी और रियल पार्ट में दिखा रहे थे, वैसे ही यहाँ पे भी फंक्शन है उसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो देखो अगर यहाँ पे मैं बताऊंगा, देखो ये रिलेशन है वो याद रखने हैं आपको। ओके, ये आप लिख दो। उसके बाद यहाँ पे ये फंक्शन ऐसे ही रखते हैं और दूसरा जो है वो सब इरेज कर देते हैं। देखो अगर यहाँ पे f ऑफ z इज इक्वल टू आपका है x c, देखो यहाँ पे z स्क्वायर लिख देते हैं। देखो f ऑफ z इक्वल टू z लिखा है अगर, तो हो गया x प्लस आयोटा y। अगर आपको फंक्शन दिया गया है f ऑफ z इक्वल टू z स्क्वायर, ओके, तो z स्क्वायर मतलब कि क्या x स्क्वायर प्लस आयोटा y का स्क्वायर? नहीं, ऐसा नहीं करना है। z का स्क्वायर है x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर। ओके, सो उसको आपको कैसे लिखना है? देखो a प्लस बी का स्क्वायर है। ओके, सो इसको आप सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2 आयोटा x y, 2 इंटू a इंटू बी मतलब कि x इंटू आयोटा y इंटू 2, ये आ गया, प्लस b का स्क्वायर मतलब कि आयोटा y का स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस सी। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वो हो जाएगा माइनस, ओके, और यहाँ पे वाई स्क्वायर। सो
आपको अगर फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू जेड स्क्वायर दिया गया है तो आप क्या लिखेंगे, f ऑफ z इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, देन ये आपका फाइनल आंसर है। क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये थोड़ा मैं रीअरेंज करके आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 2 यहाँ पे आयोटा 2xy लिख दो। ओके, अब देखो ये हो गया हमारा रियल पार्ट। देखो ये रियल पार्ट क्यों है, क्योंकि ये इसमें आयोटा मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। ओके, इमेजिनरी पार्ट। देखो अब इसको हम लिख सकते हैं u ऑफ एक्स वाई और इसको लिख सकते हैं v ऑफ एक्स वाई। ओके, सो आपको अगर पूछा जाता है कि रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर तो आपको सिर्फ यही लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, समझ आ गया आपको क्या लिखना है रियल पार्ट। अगर आपको पूछा गया है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर तो आपको लिखना है 2xy। देखो यहाँ पे आयोटा है वो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ही आपको बोला है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, आयोटा का जो कोएफिशिएंट है, आयोटा के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो चीज़ है वही। सो ये आयोटा है, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 2xy है, तो 2xy है वो हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट लेकिन फंक्शन किसका है, जेड स्क्वायर है। ओके, यहाँ पे फंक्शन दिया गया है जेड स्क्वायर। देखो हो गया ये इतना, तो आपको ये याद रखना है। देखो ये मेमोराइज करना है आपको। ओके, ये चीज़ जो मैं यहाँ पे लिखी है वो मेमोराइज करनी है आपको। ये आपको मेमोराइज करना है, ये भी मेमोराइज करना है। ओके, ये तो हमारा फर्स्ट लेक्चर में ही आ गया था। देखो अभी फंक्शन ऑफ जेड क्यूब लिख देते हैं। अभी क्या होगा, x प्लस आयोटा वाई का क्यूब। देखो यहाँ पे आपको करना क्या है कि ये इसको एक्सपांड करना है। इसका फॉर्मूला आप एक बार जो लोअर स्टैंडर्ड की बुक है उसमें देख लेना, लेकिन चलो यहाँ पे मैं करवा ही रहा हूँ। x का क्यूब प्लस आयोटा वाई का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी। ए स्क्वायर बी मतलब कि x का स्क्वायर और आयोटा वाई। ओके, ये मैं सिर्फ सोल्व करवा रहा हूँ, आपको जो फाइनल इसका रिजल्ट है वही याद रखना है। और प्लस 3 आयोटा वाई का स्क्वायर इंटू एक्स। क्लियर। देखो अब यहाँ पे इसको रीअरेंज कर दो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक्स क्यूब, ये आयोटा का क्यूब करेंगे, आयोटा का स्क्वायर -1 हो गया और एक आयोटा फिर भी बचा, तो यहाँ पे माइनस आयोटा वाई क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्लस आयोटा 3x स्क्वायर वाई। ओके, और इसका आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3x वाई का स्क्वायर। ओके, समझ गए। तो यहाँ पे ये जो दो टर्म्स है, ओके, उसमें ही क्या आयोटा प्रेजेंट है, ये टर्म और एक ये टर्म में, तो वो हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा और ये रियल पार्ट हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे ये एक बार देख लो, ये मैं हटाकर वापस लिख देता हूँ। ओके, चलो यहीं पे ही लिख देते हैं। जेड क्यूब फंक्शन क्या है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब लिखा है, तो वो हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या आ जाएगा -3xy स्क्वायर, और आपका हो गया प्लस आयोटा
और आयोटा देखो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 3x² y माइनस वाई क्यूब। ओके, ये हो गया हमारा फंक्शन z³ का। ओके, यहाँ पे ये है हमारा u ऑफ xy और यहाँ पे ये है v ऑफ xy। समझ गए कि u ऑफ xy मतलब कि रियल पार्ट ऑफ z³ अगर आपको बोले तो x³ माइनस 3xy² लिखना है, और आयोटा इनटू फंक्शन जब आपको बताया जा रहा है z³ का और इमेजिनरी पार्ट आपको पूछा गया है तो 3x² y माइनस y³ है वो आपका आंसर होगा। सो इसको अगर आपको z³ को एक्सपांड करना है तो x³ माइनस 3xy² प्लस आयोटा 3x² y माइनस y³ लिख सकते हैं। और यहाँ से एक आप अपना जनरलाइज जो आपको याद रखना है, कभी कभी क्या है कि 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं तो उसमें से आपको 2 ऑप्शन ऐसे ही निकल जाते हैं कि अगर कहीं पे भी y के साथ कहीं पे भी y, देखो यहाँ पे देखो इमेजिनरी पार्ट में y की सिर्फ ओड पावर है, ये y⁻1 है, ये y⁻3 है। मतलब कि अगर फंक्शन z का जो पावर है वो 2 या 3 या कुछ भी हो तो ओड पावर है वही है, उसमें ही आपको आयोटा मल्टीप्लिकेशन में आएगा। मतलब ओड पावर जो y का होगा वही इमेजिनरी पार्ट में प्रेजेंट होगा, और y की जो इवन पावर होगी वही, देखो यहाँ पे y की इवन पावर ही है ना प्रेजेंट, y⁻0 आप प्रेजेंट करवा दो यहाँ पे, तो इवन पावर है वही रियल पार्ट में प्रेजेंट होगी। ओके, इसको बाद में मैं थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट करेंगे वैसा सेंटेंस भी दूंगा और तभी उसका रीज़न भी बता दूंगा कि ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। ओके, z² और z³ और z तो आपको पता है x प्लस आयोटा वाई, z² का ये याद रख लो, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट। ओके, यहाँ पे ये याद रखना है आपको, और यहाँ पे ये जो फाइनल है वो। ओके, 3 चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखनी है। ओके, समझ गए आप कि क्या करना है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे कि फंक्शन है उसकी लिमिट है वो आपको पूछी जा रही है तो आपको क्या प्रोसीड करना है। उसके बाद कंटिन्यूटी पूछी जाती है तो क्या प्रोसीड करना है, या एनालिटिक है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो आप हर बार प्रोसीड क्या करेंगे वो आपको बता दूंगा। उसके बाद अगर आपको फंक्शन है उसका रियल पार्ट दिया गया होगा और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना होगा, वैसी मेथड है वो बताएंगे। सो ये सब होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में और आगे के सिलेबस में। सो यहाँ पे आप ये देख लो, पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ लो और बाद में हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।